जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो लेक्चर था हमारा वो हमने उसके अंदर हम डिस्कस किया था, कुछ टर्म्स हमने सीखी थी, सिविलाइज़ेशन हो गई या हिस्ट्री के बारे में या रिवर की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस तरह की चीज़ें हमने कल के लेक्चर के अंदर सीखी थी। कल के लेक्चर के बारे में हमने वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो उससे नेक्स्ट होगा। अब जो क्वेश्चंस आएँगे वो उनको मैं लेक्चर के बाद ही डिस्कस करूँगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो आज का जो लेक्चर है वो हम बाकायदा पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक कल्चर और सिविलाइजेशन में डिवाइड किया है और फिर एक हिस्ट्री जो जहाँ पे किंगडम्स रही हैं, जो जहाँ पे रियासतें रही हैं, स्टेट्स रही हैं या जहाँ पर जो हुक्मरान रहे हैं। तो वो एक और फिर सिविलाइजेशंस इनको 2 मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया है और ये आपको इंशाल्लाह इस तरह चीज़ों को समझ आएँगी आपको और आपको ये क्वेश्चन अभी जो आया है दरमियान में कि कैसे मेमोराइज़ किया जाएगा, ये मेमोराइज़ करने की चीज़ें नहीं है। आप इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद या आप बाद में चीज़ों को देखेंगे तो आपको बड़ा आसान होगा आपके लिए चीज़ें समझ आएँगी, आप देखना। जी, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है पाकिस्तान अ क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। क्रेडल किसे कहते हैं? पालना उर्दू का एक लफ्ज़ है और हमारे यहाँ तो हर बच्चे को या हर स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये क्या होता है। तो ये कहता ये है कि जो पाकिस्तान है, जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी बड़ी-बड़ी और जितने भी और एक और मैं यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा और आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो स्लाइड्स हैं उसमें आप देख भी लेंगे। सिविलाइजेशन के साथ-साथ इस एशिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं बड़े-बड़े, चाहे वो बुत मत हो, चाहे वो हिंदू मत हो, चाहे जैन मत हो, जितने बड़े मज़ाहिब हैं, उसका जो ना पालना, उसका जो क्रेडल है वो पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान की सरज़मीन रही है एंशिएंट दौर के से। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये आप आपके सामने स्लाइड है 5000 इयर्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने कल एक बात की थी कि हिस्ट्री को हमारे लिए जानना कितना ज़रूरी है। ये हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान बना तो क़ायद-ए-आज़म ने 2 काम किए थे। एक तो उन्होंने जो उनकी असेंबली की कमेटी थी, उससे कहा था कि आपने आइन बनाना है। सेकंड उन्होंने एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया था, उन्होंने एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे मॉर्टिमर व्हीलर साहब, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उस उनको एक काम सौंपा कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का जो पीछे से आर्कियोलॉजिस्ट ज़रिए से, हिस्टोरिकल ज़रिए से, हर पर्सपेक्टिव से आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखनी है, पाकिस्तान को डिफाइन करना है, पाकिस्तान के बारे में बताना है कि पाकिस्तान है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है, इतना ज़रूरी था कि क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनते ही कितने बड़े मसाइल थे, आप लोगों ने सुना होगा, रियासतों के मसाइल थे, फिर रेफ्यूजीज़ के मसाइल थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था पाकिस्तान का। लेकिन आइन नहीं था हमारे पास इवन के, ठीक है? और जो हमारी पहली असेंबली थी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनकी जो सीट वो भी इंडिया में थे, वो बिखरी हुई मतलब एक सेटल्ड स्टेट नहीं थी। वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आपको अंदाज़ा होगा। तो क़ायद-ए-आज़म ने जो 2 इम्पोर्टेंट काम किए, उनमें पहला इम्पोर्टेंट काम उन्होंने एक ये सौंपा है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट से कि भई आपने ये काम करना है, क्योंकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको बताना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान की तारीख़ क्या? पाकिस्तान है क्या? ठीक है? तो ये एक और मैं और ब बात बताना चाहता हूँ ये क्योंकि मैंने इस कोर्स के बाद बताना था कि जो मेरा सोर्स है, उन सोर्स में से एक किताब ये भी है। और इंशाल्लाह जब कोर्स खत्म हो जाएगा बाकायदा 1 माह के बाद मैं आपको जो भी मेरी कोर्स बुक्स हैं जो मेरी सोर्स बुक्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनमें से एक ये किताब भी है और ये आप अभी भी गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कोर्स के बाद या बाद में। तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि कल को आप किसी के साथ बात डिस्कस करें या बात करें तो आपको भी पता हो कि आपका सोर्स क्या है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो बाकायदा लेक्चर उस तरफ आते हैं। अ, स्टोन कल्चर मैंने कल एक एक बात कही थी कि जितनी भी सिविलाइजेशंस आई, जितने भी कल्चर्स क्रिएट हुए, उनके लिए दरिया जो था बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, अभी भी है और रहेगा। आने वाला जो दौर है, इवन अभी भी ये दौर है, आप लोग देख रहे होंगे कि वाटर के ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। पाकिस्तान और इंडिया की क्या कितने बड़े वाटर के प्रॉब्लम्स थे, कि अभी भी हैं, चल रहे हैं। माज़ी के अंदर भी जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं माज़ी के अंदर भी जो सिविलाइजेशंस थी, वो वाटर को देखकर, पानी को देखकर ही वो आबाद हुआ करती थी। इस्लामाबाद के पास ही हम दरिया सावा जिसे कहते हैं हम,
दरियाए सावा के पास पाकिस्तान की सबसे पुराना जो कल्चर है, पाकिस्तान की कुछ मतलब स्टोन एज पत्थर के दौर से हम कहते हैं। पत्थर के दौर में भी दरियाए सावा के पास जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, यहाँ से जो कुछ मिली हैं, जो कुछ कहते हैं कुछ ना ट्रेसेस मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि पत्थर के दौर में दरियाए सावा के पास और मेनली ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इसको मज़ीद डिस्कवर किया तो अडयाला का जो इलाका है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं और कुछ इस तरह के ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ के उनको फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो इससे अंदाज़ा हुआ और उससे उनको पता चला कि जो पत्थर का दौर था, स्टोन एज जो था, वहाँ उस टाइम पे भी पाकिस्तान का ये जो इलाका है, यहाँ पे दरिया सावा के पास एक एक कल्चर, एक आबादी थी। एक तो उसको सोन कल्चर आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आज के जो हिस्टोरियंस हैं, उसको सोन कल्चर का नाम देते हैं। यहाँ पे कितने मज़े की बात है ना कि अ, इस्लामाबाद आज हमारा कैपिटल है और पाकिस्तान की जो सबसे पहली पॉपुलेशन थी, वो भी इस्लामाबाद के आस-पास थी। देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की बात है। पाकिस्तान ने डिस्कवर एक मतलब जो ट्रेसेस हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उनके मुताबिक इस्लामाबाद के पास जो अडयाला जो जगह है और आप लोग जो पिंडी के लोग हैं, उनको इस जगह का आइडिया होगा। तो यहाँ पे पत्थर के दौर के हवाले से सबसे पहला मिला है। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले या 2500 कबल मसीह से पहले भी कुछ पाकिस्तान के अंदर कल्चर या सिविलाइजेशन आबाद थी? जी, बिल्कुल थी और ये पत्थर के दौर के मैंने आपको बताया। हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये आप लोगों ने अक्सर इधर इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, आप लोग वहाँ पे गए होंगे और आप लोग को शायद इससे पहले अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अब आप जब दोबारा जाएँगे वहाँ जब आप जाएँगे इन फ्यूचर में और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग वहाँ पे विज़िट करें। ये लोग विरसा के साथ, ये लोग विरसा नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आपको पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो पाकिस्तान के जो पत्थर के दौर से लेकर उस आगे जितनी भी जो पाकिस्तान की डिस्कवरीज़ हुई हैं जिन जिन इलाकों की, तो वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ से फॉसिल्स मिले हैं या जो कुछ भी मिला है, तो वहाँ पे वो महफूज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने रखी हैं हुई हैं। तो ये वहाँ से पिक्चर ली गई है म्यूज़ियम से और ये पत्थर के ना कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये हथियार थे उनके। तो आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसा है। तो ये आप लोग जब भी इस्लामाबाद उसके अलावा और भी बहुत कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। जब आप पाकिस्तान म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री में इस्लामाबाद में जब जाएँ लोकविरसा में तो काइंडली आपने ये जगह लाज़मी विज़िट करनी है और देखनी है। जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो सोन कल्चर था, ये इतना डेवलप नहीं था। ये बहुत ही कहते हैं ना कि स्टार्टिंग जो जो पत्थर का दौर है, जिसे हम कहते हैं, आइस एज के बाद पत्थर का जब दौर आया, तो वो इतना डेवलप नहीं था और उस टाइम पे इतना शऊर इतना वो नहीं था। ज़ाहिर-सी बात अभी शऊर तो अभी भी हम नहीं है उस दौर में, तो फिर आज से कितने साल पहले तो उसका अंदाज़ा हो ही जाएगा आपको। मेहरगढ़ की जो सिविलाइज़ेशन थी या मेहरगढ़ का इलाका है या जो मेहरगढ़ जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, ये कहा जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली वेल डेवलप्ड और सिविलाइज़्ड सिविलाइज़ेशन नहीं थी, बट कल्चर था और हम इसके बारे में ज़रा स्टडी करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये है क्या। बलोची में मेहर का मतलब होता है कि लव और गढ़ का मतलब कि हेवन। तो इस कहते हैं कि ये जो प्यार करने वाले हैं, ठीक है, या जो खूबसूरत लोग हैं या जो अमन पसंद लोग हैं, जैसे अगर हम इसका प्योर उर्दू में इसका लें, जो अमन पसंद लोग हैं या अच्छे लोग हैं, उनके लिए जन्नत या उनके लिए ये मकाम उस उनके लिए उनका मकाम है ये। तो ये मेहरगढ़ का मतलब है और मेहरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि तो ये जो बलोची है, बलोची ज़ुबान के अंदर इसका मेहरगढ़ का मतलब ये। अब ये न्यूलिथिक जो साइट है काइंडली अपना माइक बंद कर दें। आपके तो किल्लत स्पीकर स्पोकन दी पई है स्पीच। जी, ये न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट कहते हैं कि जो पत्थर का दौर था, उसका जो आखिरी बिल्कुल कुछ साल थे ना, ये उस दौर की हमारा कल्चर है। तकरीबन ये 9000 अ अ, 9000 कबल मसीह के जो ये सिविलाइज़ेशन है, ये इलाका है।
और एक और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात, लोकेटेड इन बलूचिस्तान नियर बुलान रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, दरिया का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये जो कल्चर था ये भी बुलान, जो दरिया बुलान है वहाँ पे उसके उसके आस-पास आबाद थी ये सिविलाइजेशन। और कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। और ये और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर की थी, बाकायदा फार्मिंग की थी, और कैटल्स को एज एग्रीकल्चर के तौर पे या एज अपना खुराक के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये पाकिस्तान की पहली सिविलाइजेशन थी। और ऐसा है पाकिस्तान, क्योंकि हमारा वो क्या है, हमारा जो थीम है कि हम अपनी जो सिविलाइजेशंस हैं उनसे उनसे हमने मुतारिफ करवाना है लोगों को। तो हमारा एक जो थिंक टैंक है, डिजिटल थिंक टैंक, तो उन थिंक टैंक में से एक थिंक टैंक जो है महरगढ़ भी शामिल है। और ये हम बताता है कि ऐसा है पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखती है हमारी जो हमारी सिविलाइजेशन है। तो जी, ये पहली सिविलाइजेशन थी, पहला कल्चर जो अच्छा इसके अंदर अब डिवीजन पाई जाती है लोगों में, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं। कुछ कहते हैं कि महरगढ़ जो थी वो सिविलाइजेशन नहीं थी, और कुछ कहते हैं कि ये जस्ट कल्चर था, कुछ छोटी-छोटी आबादियाँ थी। तो ये 2 तरह के थीम पाए जाते हैं, और वो आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि पहले जो वेल सिविलाइज़्ड थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। और उस बारे में हम नेक्स्ट जब आगे जाएँगे तो हम पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये बड़ी आपको अब नज़र आ रही होगी। और हमारी ना वो कहते हैं कि बदकिस्मती है या शऊर की कमी है या क्या है। अब महरगढ़ से कुछ जो है ना पुरानी जो एंटिकीज़ हैं वो मिली, तो वहाँ के 1-2 लोगों ने उसको, अभी इवन ये हर जगह पे रहा, गंदारा से भी लोगों ने वहाँ के जो पुरानी मूर्तियाँ वगैरह मिली उनको छुपा कर बाकायदा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ना लोग इसकी बड़ी कदर करते हैं। हमारे यहाँ तो एक मज़हब का भी वो आ जाता है, लोग उसको मूर्तियाँ जब मिलती हैं तो उसको मतलब उसको तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये वेस्टर्न जो लोग हैं उसको बड़ा वो पसंद करते हैं, तो वो उसको खरीदते हैं बाकायदा, उनकी बाकायदा बोलियाँ लगती हैं वहाँ पे। तो कुछ हमारे बलोची भाइयों ने इसको वहाँ से चुरा कर, ठीक है, उनको मिली, उन्होंने बजाय इसकी कि पाकिस्तान के जो अदारे थे बाकायदा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे थे, उन्होंने वो छुपा कर और इटली चले गए, इटली में जाके रोम में वो जाकर बेच दी। फिर बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता लगा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पता लगा, तो उन्होंने वहाँ पे केस दायर किया। तो बड़ी महँगी फीसें देकर उन्होंने फिर वहाँ से उस जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको वापस पाकिस्तान में लेकर आए। तो ये अगर ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है हमारी सिविलाइजेशंस, जो हमारा सॉफ्ट इमेज है, जो सॉफ्ट पावर है हमारी, हम इससे कितने डॉलर्स कमा सकते हैं, तो ये शऊर की कमी है। तो इंशाल्लाह जब लेक्चर के बाद जब आप लोगों को इस बारे में बताएँगे कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वक़्त के अंदर ऐसा हरकतें नहीं होंगी हमारे दरमियान इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो थी मूर्तियाँ वगैरह थी, ये कहा जाता है कि ये जो महरगढ़ की सिविलाइजेशन थी, वहाँ से ताल्लुक रखता था इनका, ये वहाँ से मतलब इनकी बिलॉन्गिंग थी। हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, कोट डीजी। अब कोट डीजी के ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये रानीकोट का किला है, फोर्ट है। इसका ताल्लुक बिल्कुल भी एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं है। ये जो किला है ये अभी 19th सेंचुरी में एक वहाँ पे एक सल्तनत रही, उन्होंने बनवाया था इसको। लेकिन क्योंकि कोट डीजी की जो इम्पोर्टेंट साइट है ये, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दी, वरना इसका उस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। ये कोट डीजी जो है ये खैरपुर सिंध में के आस-पास आबाद थी। और दरिया सिंध के जो इर्द-गिर्द जो इलाका है, जो उसके बैंक है, जो उसके दरिया के दोनों सिरों पे ये जो सिविलाइजेशन थी ये आबाद थी। और इसके बारे में कहा जाता है कोट डीजी कल्चर था, ये सिविलाइजेशन नहीं थी। ये महरगढ़ से जो महरगढ़ से ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है? और कहा जाता है कि ये बुनियाद बनी हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोनजोदड़ो सिविलाइजेशन की। तो इसे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तकरीबन 3300 कब्ल मसीह से 1300 कब्ल मसीह तक ये रही, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ। तो ये जो कल्चर था, ये सिविलाइजेशन थी कोडीजी की, ये खत्म हो गई। ये खैरपुर सिंध का जो इलाका है यहाँ पे ये आबाद थी। तो ये भी एक अच्छा, अभी हमने 3 का ज़िक्र किया है। सोन कल्चर, दरिया सावा के बैंक पे, महरगढ़, दरिया बुलान के बैंक पे उसके आस-पास।
अभी कोडीजी कहाँ पे, रिवर इंडस के आसपास है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो दरिया दरिया की जो इम्पोर्टेंस रही है, मैंने उस कल के लेक्चर में भी बात बताई, ये हमेशा से एशियंट टाइम से दरिया के जो पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो रही है और आज तक है, और फ्यूचर में भी होगी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होंगी इस पानी से मुतालिक। जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये आप लोग हैरान होंगे, आप लोगों ने शायद ये सुना भी नहीं होगा, या आप लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आपको पता है जो इंडिया का लफ्ज़ है, अक्सर ना इंडियंस हमारी वो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो अपना बताते हैं। मैंने कल भी ज़िक्र किया था इसको, और वो सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल करके हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं वो। हालाँकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तानियों को शायद इस तरह अंदाज़ा नहीं है कि ये हम इससे ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट ये साइट्स हैं। अब इंडिया का जो लफ्ज़ है, ये है क्या बेसिकली? ये कहाँ से निकला? कहाँ से ड्राइव हुआ? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लैटिन में जो लैटिन में जो इंडोस कहते हैं, ठीक है? और एशियन ग्रीक जो है, वो इसमें इंडोस, पर्शियन में हिंदूज़, ईस्टर्न वर्ड हिंद, ये तमाम जो लफ्ज़ मैंने बोले, इंडस, इंडोस, हिंदूज़, हिंद, ये 4 ज़ुबानें हैं, और 4 ज़ुबानों के मैंने 4 लफ्ज़ यहाँ पे बोले। लैटिन में हिंदू, एशियन ग्रीक में इंडोस, पर्शियन में हिंदूज़ और ईस्टर्न वर्ड में हिंद। इन चारों का जो संस्कृत ज़ुबान में मतलब है, वो सिंधु है, और जो सिंधु है, वो नेम ऑफ ग्रेट रिवर सिंधु, जिसे हम आज क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। यानी इंडिया का जो लफ्ज़ है, वो इंडिया ने हमारे जो दरियाए सिंध है, यहाँ से वो चुराया हुआ है, यहाँ से वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहली बार दफ़ा सुना होगा। ये अब देखें, ये चीज़ें हमें नहीं पता, हमारे आम आम पाकिस्तानी को, आम शहरी को इन चीज़ों का नहीं अंदाज़ा, नहीं पता ये क्या है, क्या नहीं है। ट्विटर के ऊपर वो अक्सर ना मैं देखता हूँ वो वार शुरू होती है, तो वार ऑफ वर्ड्स शुरू हुई होती हैं, और हमारे जो आम पाकिस्तानी है, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ये। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया अभी इंडिया के बारे में, इंडस रिवर के बारे में, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन, जो मेन हमारी सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। जी, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियन, दोनों का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि ये फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया की। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया की। कहा जाता है, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये कहाँ से आए? इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मेसोपोटामिया जो था, जो इसके बारे में मैंने कल बताया, दरिया दजला और दरिया फुरात के जो आस-पास एक सिविलाइजेशन आबाद थी, बाबल और नैनवा की सिविलाइजेशन हो। कुछ लोग कहते हैं ये वहाँ से आए, और एक और क्योंकि हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट जो है ना ग्रुप्स बने हुए होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, हिस्टोरियंस के। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जो इंडो ईरानियन बॉर्डर्स हैं, यानी जो बलूचिस्तान का इलाका जो है, ये दूसरा जो इलाका है, तो यहाँ से ये लोग वहाँ से आए। अब अगर देखा जाए तो जो इंडो ईरानियन बॉर्डर्स, क्योंकि ये हमारी बात हो रही है, स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हो रही है कि हम कहाँ से आए। हमारा हम हमारी जो हम नस्लन तो है तो इधर ही के ना, नस्लन तो अरबी नहीं है। हमने तो इस्लाम कबूल किया है, तो हम हैं कौन, हम कहाँ से आए, ठीक है? तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ करना चाहूँगा आप लोग को। अगर हम देखें जो बलूचिस्तान का इलाका है, इंडो ईरानियन जो तुफ्तान का इलाका है, ये वहाँ से अगर हम देखें तो पहली सिविलाइजेशन में जिसका जिक्र किया है, मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ डेवलप बनी, वो लोग, ये एक थ्योरी बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका बड़ी तादाद में उनका इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि वो पहले मेहरगढ़ में आई, फिर मेहरगढ़ में वो ख़त्म हुई, को डीजी, क्योंकि वो बलूचिस्तान और सिंध साथ-साथ लगते हैं। फिर वहाँ से वो लोग सिंध में आए, ठीक है? और सिंध से आकर सिंध सॉरी कोडीजी आया, कोडीजी से आकर देन वो किधर आ गए, वो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे वो आबाद हो गए। यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नेक्स्ट आ गया
स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग आकर आबाद हो गए। अब ये जो नस्ल है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि तो द्रविडियन कहते हैं इसे। ये जो नस्ल है, जो हम नस्ल है, हमारी जो नस्ल है, इसे द्रविडियन नस्ल कहा जाता है हमारी। कहा जाता है कि जो अब इनके जो दूसरी सिविलाइजेशंस की अपनी उस वक़्त की जो सिविलाइजेशन थी, यानी एशियंट चाइना, एशियंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस थे, हम ट्रेड कर रहे थे उनके साथ बाकायदा। और ये इसके बारे में ये एक थ्योरी है, क्योंकि जब देखा गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे उन सिविलाइजेशन में मौजूद थी, तो इससे अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों के दरमियान आपस में कोई ताल्लुक था ज़रूर बाद में। तो ये फिर उन्होंने कहा कि ये आपस में उनका ट्रेड रिलेशन आपस में ज़रूर हो गया। अच्छा, इस सिविलाइजेशन की 2 इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं, वो डिस्कवर हुई। एक हड़प्पा जो सहीवाल का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके आस-पास, ये 1921 में हुई थी, और मोनजोदड़ो ये 70 में 1922 में ये डिस्कवर हुई थी। मैंने कल एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अंग्रेज़ का एक बड़ा एहसान हमारे ऊपर वो छोड़े गए हैं, और नहीं। अच्छा, अब एहसान के साथ वो कुछ और भी करे गए हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको, कि ये 1921 में, 1922 में मेहरगढ़, कोट डीजी, जितने भी ये सिविलाइजेशंस थी हमारी, यसून कल्चर, ये सारा वो अंग्रेज़ जो डिस्कवर करे गया, अंग्रेज़ इसके बारे में हमें बता कर गया। ये अंग्रेज़ यहाँ से खुदाई करके, या उनके जो डिपार्टमेंट थे, क्योंकि वो उस टाइम पे सुपर पावर थी ग्रेट ब्रिटेन, तो वो ये सारा काम करके गए हैं। खैर, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो यहाँ की एंटिटीज़ थी, यहाँ के जो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो बड़ी कीमती-कीमती अशिया थी, वो चुरा कर लेके भी गए हैं यहाँ से। तो ये कुछ एहसान भी है, कुछ उन्होंने अपने लिए किया। आज भी अगर आप जाएँ, तो जो लंदन का सबसे बड़ा जो है ना म्यूज़ियम है, वहाँ पूरा एक सेक्शन बना हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये उस दौर में पाकिस्तान से चुरा कर लेकर गए थे, और आज उन्होंने मेरा दोस्त है, वो बता रहा था, वहाँ पे होता है लंदन में, वो कह रहा था 45 पाउंड, 45 यानी 45 पाउंड का टिकट उन्होंने बाकी म्यूज़ियम के कोई अलग, और अगर इस म्यूज़ियम के अंदर फिर एंटर होना है, उस म्यूज़ियम में जाकर मतलब, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर देखना है, तो उसके लिए अलग उन्होंने $45 का टिकट रखा है, और $45 क्या, 45 पाउंड का एक टिकट रखा था कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वो कीमती जो एंटिटीज़ हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये एक था। आगे इसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके लिए, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत सारी अहम चीज़ें हैं आगे, क्योंकि वक़्त अभी ख़त्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट रह गया। तो जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हम, तो ग्रुप में जो सेकंड वो लिंक है, वो शेयर कर दिया जाएगा अभी। क्योंकि अभी 1 मिनट रह गया, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मीटिंग में जाते हैं।